हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। ओके जी। और वहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करने वाले हैं। हम अब वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होता क्या है। लेड एसिड बैटरी में देखिए बकलिंग हो जाता है, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो बकलिंग। अब बकलिंग होता क्या है, जब देखिए एसिड सेल को, यहाँ से आप देखो तो एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित करेंगे और 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित करेंगे, तो ऐसे केसेस में बकलिंग दोष पैदा हो जाता है, ठीक है जी। बकलिंग। और बकलिंग होता क्या है, देखिए बकलिंग वो होता है कि जब लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों के ऐंठ जाने और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। ऐसे चीज़ को, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। अब बकलिंग से बचने का निवारण भी हमने बता दिया कि हमें क्या करना है, 20 एम्पियर से अधिक पे उसको आवेशित नहीं करना है, सॉरी 6 एम्पियर से अधिक पे और 20 एम्पियर से अधिक पे विसर्जित नहीं करना है। अब एक इसमें लिखा गया सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है कि आवेशन के समय, यहाँ से देखोगे तो आवेशन के समय विशिष्ट घनत्व 1.265 से अधिक तथा निरावेशन के समय 1.18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये इसका घनत्व बताया गया है कि इतना से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है कि बैटरी में सल्फेशन दोष पैदा हो जाता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है बकलिंग। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ बेसिकली जो वायरिंग लिखा गया है ना, उसका मतलब यहाँ पे वाइंडिंग से है। बेसिकली इसे वाइंडिंग लिखना चाहिए था। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में के बीच में फेज अंतर क्या है। तो देखिए ये इंडक्शन मोटर के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि कई टाइप के इंडक्शन मोटर यूज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का मैंने एग्जांपल लिया है। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रनिंग एक वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग से क्या होता है कि रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस की मात्रा कम होती है रनिंग वाइंडिंग में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, सॉरी रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस की मात्रा ज़्यादा होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम होती है। इसमें बेसिकली एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर में आप जानते होगे, एक आप बचपन में देखे होगे सिविल करके, सिविल, जिसमें, सॉरी सिविल, जिसमें क्या होता है कि यदि कैपेसिटर जुड़ा हो तो करंट जो होती है वो वोल्टेज से लीड करती है, क्योंकि करंट आगे है। और यदि इंडक्टर हो तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट से, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आगे है। तो देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके फेजर डायग्राम में कि जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसका इंडक्टेंस कम है, सॉरी इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे करंट जो है वो क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज है और यहाँ पे ये करंट देखिए कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव है लगभग। इसमें रेजिस्टेंस भी होता है कुछ, इस वजह से पूरा 90 डिग्री नहीं गया है। अब वहीं यदि हम ये बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ये जो आप देख रहे हो फेजर डायग्राम, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है वो कैपेसिटर लगे होने की वजह से देखिए थोड़ा लीड कर रहा है। हालांकि इसमें इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा ही ये लीड कर रहा है। लेकिन जब जो दो, एक लीड कर रहा है और एक लैग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो यही हमसे बेसिकली पूछा गया था। तो जो सही आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सजावटी श्रृंखला व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जोड़ते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर सजावटी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ये मान लीजिए बल्बों की लड़ी को लगाया गया है, ठीक है। तो यदि अब देखिए हम बोला है कि 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। 4 वोल्ट कहने का क्या मतलब है, 4 वोल्ट कहने का मतलब है कि जो बल्ब लगे हुए हैं उनके बीच क्या हो रहा है, 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हम लें जिससे कि 240 वोल्ट की सप्लाई की पूर्ति की जा सके। तो यदि आप क्या करो, 240 हैं, अब सोचो कि
हम अगर 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर अब इसको यहाँ पे देखिए कनेक्ट करके देखिए तो कितना वोल्ट लगेगा। अब 4 4 4 यदि आप वोल्ट लिखते जाओ, वोल्टेज ड्रॉप अगर करते जाओ, तो इस कंडीशंस में अगर हम 240 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा जी, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। और 60 हम जानते हैं कि यहाँ पे जो 240 वोल्ट है, अगर हम ऐसे करें तो 60 बल्ब को यदि कनेक्ट करें तो सबके अक्रॉस 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जाके 60 इंटू 4 यदि कर दे, 60 गुणे 4, तो वो हमको 240 वोल्ट दे देगा। ठीक है, ये जो 240 वोल्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हम 60 बल्ब यूज करेंगे 4 वोल्ट के, तब जा करके 240 वोल्ट की सप्लाई की पूर्ति होगी। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन भी दिख रहा है कि कितना हम यूज करें। ठीक है, तो जस्ट अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम जो मोटाई होती है ना, वो 2.5 mm होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो बताया गया है वो कुछ और ही बताया गया है, 1.5 बताया है इन्होंने। आईटीआई का जो भी अपना मामला हो, लेना देना, पता नहीं कैसे उन्होंने 1.5 दिखाया है, बट 2.5 mm होनी चाहिए। अब पीवीसी क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह वायरिंग देखने में बहुत सुंदर होती है, यह दीवार पर बहुत कम स्थान घेरती है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। इसमें लिंक और क्लिप्स आदि की आवश्यकता देखिए नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2.5 होना चाहिए था, बट इन्होंने 1.5 दिया है, या मे भी फिर मैं ही गलत हूँ। जो मैं सर्च किया हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी ठीक से पता नहीं था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, आप इससे भली भांति परिचित होगे कि एसी वोल्टेज को यह डीसी वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, अच्छा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। एसी वोल्टेज में जब रहता है तब क्या होता है, देखिए तब कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे पहले ये दो जो हैं आपको दिख रही हैं वो स्लिप रिंग लगाई गई हैं। अब ये स्लिप रिंग्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये देखिए ये दो पोल हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम ये कंडक्टर रख दिए हैं। अब ये कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने के साथ साथ ये जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, वो क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ऐसे होगी, वहीं जब ये वाला वायर नीचे की तरफ होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमेशा करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमको स्लिप रिंग लगा करके उनको यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जनरेटर है, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये अल्टरनेटिंग होगा तब। अब इसको हमको डायरेक्ट करंट यदि बनाना है तो डायरेक्ट करंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट करंट बनाने के लिए हम देखिए अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे कम्यूटेटर लगा देते हैं। कम्यूटेटर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे देखिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, उसको स्लिप रिंग, इसको स्प्लिट रिंग। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ब्रशेस के थ्रू हमने इसको अटैच कर दिया है, हालांकि ये कार्बन ब्रश नहीं घूमेंगे, केवल यही दोनों घूमेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वायर आपको दिख रही है येलो कलर की आ रही है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो अभी तो ऐसे है, जैसे ही ये पट्टी यहाँ पे जो लगाया गया है कॉइल, ये घूम के दूसरी तरफ जाएगी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये जो ब्लू वायर है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब ये इसको देने लगेगा। ठीक है, करंट। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखोगे कि बार बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बाहर निकलने पे सेम ही रह जाएगी, केवल यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि हमने स्प्लिट कर दिया इसे। आप इसका पूरा अगर वर्किंग देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके ईजिली देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। अब देख लेते हैं कि कम्यूटेटर, थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं कि कम्यूटेटर में बेसिकली ये होता क्या है। ये देखिए यह आकार में वृत्ताकार होता है, जो हाइड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। ठीक है, पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं जिसमें अभ्रक भर दिया जाता है। देखिए अभ्रक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर के शाफ्ट पर स्थापित कर दिया जाता है। इसकी पत्तियों के सिरों पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे
सोल्डर कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल्स में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में वहाँ परिपथ को प्रदान करना होता है। ठीक है जी, तो ये कम्यूटेटर के बारे में रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ते रहना। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है कि हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है जी, 0.75 से लेकर के 1% तक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.75 से 1%। ये तो बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हो। इसको देखिए लो कार्बन स्टील में बताया गया है कि 0.5% से 0.25% तथा 0.4% मैग्नीज, इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें तो याद करने वाली है, आप इसको याद कर सकते हो कि 0.75 से लेके 1% तक होता है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत। अब यदि हम क्या करें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की गति है। बिजली की गति देखिए कितनी होती है, वो होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके डिटेल में, तो बिजली देखोगे आप, जब बिजली चमकती है तो पहले ही लाइट आ जाती है और साउंड बाद में आता है। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि जो साउंड का जो स्पीड होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, जो कि कितना होता है यहाँ पे जो बताया गया कि अगर सी लेवल पे आप देखोगे तो 760 माइल्स पर आवर, कितना कम है। ठीक है, तो साउंड इसी वजह से क्या होता है कि काफ़ी स्लो आता है और लाइट तो पहले ही चमक जाती है। तो लाइट की जो स्पीड होती है, क्योंकि वो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड होती है, तो यदि आपको देखिए पता करना हो कि कितने दूर हमारी लाइट स्ट्राइक करी है, ठीक है, अपने घर से, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप बिजली चमके तो आप तब से सेकेंड्स को काउंट करना शुरू कर दो। सपोज करो कि 5 सेकेंड बाद ही बिजली क्या हो रही है, चमकने के बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो आप 5 सेकेंड बाद क्या करो, अब 5 को 5 से ही डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 माइल्स पे क्या हो रही है, बिजली स्ट्राइक करी है। वहीं अगर 4 सेकेंड लगते हैं तो 4 को 5 से डिवाइड कर दो, अब जो आएगा उतने माइल्स पे बिजली स्ट्राइक की है। ठीक है जी, यदि आपको 10 सेकेंड लगते हैं आने में तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो। इस तरह से 5 से आप डिवाइड करके उन सेकेंड्स को पता कर सकते हो कितनी दूर बिजली गिरी है हमारे हमारे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से। तो अगर आप वहाँ पे होते तो आपको भी बिजली का झटका लग सकता था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस टू अ लाइट स्ट्राइक कैसे हम काउंट करेंगे, काउंट द सेकेंड्स बिटवीन द फ्लैश। यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंट द सेकेंड्स बिटवीन द फ्लैश एंड साउंड्स, डिवाइड द साउंड बाई 5 टू गेट डिस्टेंस इन माइल्स। अब यदि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन ये है कि 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। अब हिंदी में लिखा गया है, इतना मतलब क्या बताया जाए, कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकिक, ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड पता करना है। तो वो क्या होता है, 120 एफ बाई पी। तो 120 एफ बाई पी का मतलब होता है कि ये एफ से फ्रीक्वेंसी हो गया और ये आपका पोल है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम 120 इंटू क्या कर दें, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 50 अपॉन क्या कर देते हैं 4, क्योंकि कितने पोल हैं 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 30 गुणे यदि हम 50 करें तो कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम। स्पीड को हम आरपीएम बताते हैं। तो हमको क्या करना है, बेसिकली 120 एफ बाई पी का यूज करना है। क्या फार्मूला होता है जी, 120 एफ बाई पी। तो बेसिकली इस फार्मूला का यूज करके हम इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। आपको केवल फार्मूला यहाँ पे याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे केवल ऐसे ही सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ देता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। अब देखिए वही क्वेश्चन है, यदि हम इसके गति को दोगुना कर दें, सॉरी पोल को दोगुना कर दें तो क्या होगा, सॉरी जो स्पीड होती है हमारी ns, वो कितनी होती है जी 120 एफ बाई पी। अब देखिए हमको क्या करना है, पोल को दोगुना कर देना है। तो यदि हम यहाँ पे पोल को दोगुना कर दें, 2 इंटू कर दें, तो जो पहले स्पीड थी उसकी कितनी, पहले स्पीड तो इतनी ही थी, अब ये कितनी हो गई ns
एन एस जो यहाँ पे है, ये पूरा एन एस है जो हमने गोला से बनाया है। एन एस बाई देखिए 2 नहीं हो गई, एन एस बाई 2, तो इसका मतलब है कि आधी हो गई है, ठीक है, गति जो है उसकी आधी हो गई है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था, आपको ये फार्मूला बस याद रखना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे यदि चले जाएं, तो अगला क्वेश्चन है कि विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होती है। इंडक्टिव सर्किट में तो पावर जो होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस, आर एम एस देखिए होता है इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पे जो वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, फाई क्या होता है जी, फाई यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो अब इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव में मैंने बताया कि सिविल के आधार पे यदि एल है तो वहाँ पे वोल्टेज जो करंट होता है उनके बीच क्या होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब प्योर, मतलब वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से 90 डिग्री। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री यदि आप रख दो तो कास 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है जी, 0। तो कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी जो पावर है वो कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि पावर कितना हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट में, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। तो न्यूट्रल में वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल 0 करंट होता है, ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता। न्यूट्रल नाम ही से पता चल जा रहा होगा आपको कि वहाँ पे बिल्कुल 0 करंट होता है। स्टार में आप देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि स्टार जो कनेक्शन होता है वहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली कुछ, सॉरी यहाँ पे यदि हम बताएं आपको, तो स्टार में कुछ बेसिकली इस तरीके का अगर कनेक्शन हो तो वहाँ पे जो न्यूट्रल वायर यदि आप निकालते हो, यहाँ पे न्यूट्रल वायर, तो इनमें क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। तो जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें आप देखोगे कि कोयला का यूज होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और इसको जो पावर स्टेशन होता है इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह भी देखोगे तो उन अरेंजमेंट को करने में भी काफ़ी पैसा लग जाता है। और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी क्या होता है कि डीजल महंगा होने की वजह से इनका भी जो रनिंग कास्ट वगैरह होता है वो महंगा हो जाता है। भले ही इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सस्ता हो, लेकिन इसकी वजह से इनका लागत अधिक हो जाता है। वहीं यदि हम, हाँ, गैस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो गैस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी आपको नेचुरल गैस वगैरह लाना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगे मिलते हैं, जो कि जिनको लाना ही काफ़ी मतलब महंगा पड़ जाता है। और प्लस इनके सब स्टेशन, सॉरी, इनके स्टेशंस को बिठाने में मतलब खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काफ़ी इजी होता है, यहाँ पे केवल पानी जो कि मुफ्त में मिल जाता है, जो कि स्टोर करके हम क्या करते हैं, सीधा टरबाइन पे गिरा करके बस यहाँ पे जनरेटर जो लगाया जाता है बिजली को क्या करने के लिए, वहाँ से उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है, केवल वहीं खर्चा बैठता है। बाकी तो इसका जो इंस्टॉल करने का खर्चा होता है वो भी कम होता है। बाकी सबके इंस्टॉल करने का भी खर्चा अधिक होता है और रन करने का भी खर्चा अधिक होता है, जबकि इसको इंस्टॉल करने का खर्चा काफ़ी कम होता है, रन करने का भी काफ़ी खर्चा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मुफ्त में मिल जा रही है, कुछ ही चीज़ों को आपको लाना पड़ रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आपको याद रखना है कि संचालित जो लागत होता है वो न्यूनतम होता है। अब यदि हम बात करें कि एज पर BIS DC सप्लाई द कलर कोड्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेचुरल वायर आर रिस्पेक्टिवली। तो BIS अगेन जो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था मानक होता है, उसके अनुसार यदि DC सप्लाई आप करते हो तो कलर कोड जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वायर्स का वो क्या होना चाहिए था, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ये तो आप भली भांति परिचित होगे, आप देखते भी होगे आप अपने घरों पर, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन AC वाइंडिंग पिच फैक्टर इज। तो देखिए पिच फैक्टर क्या होता है जी, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। आप इसको अभी फ़िलहाल में याद कर लो। मैं आपको बताऊंगा AC वाइंडिंग, अगर अभी कोई क्वेश्चन आता है तो, कि AC वाइंडिंग में पिच फैक्टर जो होता है वो क्या होता है जी, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। अब देखिए सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट ड्रम स्विच के द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं, ठीक है। ड्रम स्विच एक होता है
जो बेसिकली कुछ ऐसे करके उस पर लकड़ी होता है, थोड़ा बना होता है, फिर उस पर वाइंडिंग वगैरह होती हैं, और फिर क्या होता है उससे काफ़ी सारी जो लाइट्स हैं उनकी लड़ियों को लगाया जाता है। तो वो जो ड्रम स्विच होता है ना, वही स्विच क्या होता है, इनको नियंत्रित करता है कि जब भी कोई भी मतलब किस बल्ब को जलाना है, किस बल्ब को बुझाना है, ठीक है, तभी तो सजावट वाली व्यवस्था हो पाता है। तो जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, ड्रम स्विच।